इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 266। आरव मेहरा ने वैसा ही किया। आधे महीने बाद संयुक्त अन्वेषण दल थाउजेंड सल्स सिटी में वापस लौटा। उनका इंतजार 3 दिन और 3 रातों तक जश्न मनाने में हुआ। इस बार संयुक्त अन्वेषण दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। वॉन की प्रयोगशाला से उन्हें जो फसल मिली वह उनकी कल्पना से कहीं बढ़कर थी और कुछ समय के लिए थाउजेंड सल्स सिटी खुशी से सराबोर हो गई। उनका जश्न खत्म होने के बाद आरव मेहरा बातचीत करने के लिए घर घर गए, लेकिन आरव मेहरा ने यह नहीं सोचा था कि बातचीत असाधारण रूप से सुचारू होगी। संयुक्त अन्वेषण में भाग लेने वाली सभी 8 प्रमुख ताकतें अपनी जादुई सामग्री का व्यापार करने के लिए तैयार थीं। इसमें अल्केमिस्ट गिल्ड और मोंची परिवार भी शामिल थे। आखिरकार अल्केमिस्ट गिल्ड थाउजेंड सल्स सिटी की सबसे बड़ी कीमिया शक्ति थी। असामान्य आरव मेहरा के बिना अल्केमिस्ट गिल्ड की प्रतिभा और तकनीक गिल्डेड रोज से थोड़ी अधिक थी। उनके लिए जादुई सामग्रियों के उस बैच का व्यापार करना सामान्य रूप से अकल्पनीय होगा। मोंची परिवार का ट्विन मून स्प्लेंडर भी था, जो आरव मेहरा के गिल्डेड रोज के बाद दूसरे नंबर की कीमिया की दुकान थी। भले ही वे पहले से ही गिल्डेड रोज द्वारा कुचल दिए गए थे, फिर भी कुछ व्यापार था। इसके अलावा मोंची परिवार और फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच संबंध विशेष रूप से अच्छे नहीं थे। लोकेश मेहरा का जहाज का मलबा मोंची परिवार से जुड़े होने से बच नहीं सका। इस वजह से आरव मेहरा ने उनसे बातचीत करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने उन कुछ ताकतों के पास जाने की योजना बनाई थी जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, जैसे कि सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस, सेज टॉवर, वाइपर नेस्ट और यहाँ तक कि फ्लैश एरो मर्सिनरी ग्रुप। उसने मोंची परिवार या अल्केमिस्ट गिल्ड की तलाश करने की योजना नहीं बनाई थी। नतीजतन आरव मेहरा को उनकी तलाश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वे सीधे उसके पास आए। उसी दिन दोपहर को आरव मेहरा ने अपनी व्यापारिक बातचीत की। लिस गिल्डेड रोज के पास भागा। उसने एक मेज पटक दी और पूछा कि गिल्डेड रोज क्या कर रहा था और क्या वे अल्केमिस्ट गिल्ड को नीचा देख रहे थे। आरव मेहरा के बाहर आने और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के बाद ही लिस आखिरकार शांत हुआ। उन्होंने कुछ देर तक चर्चा की और अल्केमिस्ट गिल्ड की सामग्री भी गिल्डेड रोज को दे दी गई और उन्हें बदले में सोना या आइटम नहीं मिले, बल्कि उन्होंने अपनी साझेदारी को और गहरा किया। और जैसे ही लिस चला गया, मोंची अपने बेटे के साथ आया। स्वाभाविक रूप से मोंची अपने सबसे बड़े बेटे रयान को लेकर आया। उसने पहले ही मेसन को बंद कर दिया था और किसी को उसे बाथरूम तक ले जाने के लिए भेज दिया था। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, मोंची को डर था। 4 सीजन्स कैन्यन की अपनी यात्रा के बाद मोंची 10 साल बूढ़ा हो गया था। उसके बाल पहले से ही सफ़ेद होने लगे थे। मोंची अपने जीवन के शिखर पर था, फिर भी वह पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में है। 4 सीजन्स कैन्यन से लौटने के बाद से मोंची को हर रात बुरे सपने आ रहे थे। वह युवा हाई मैच के उसके साथ निपटने के सपने देखता रहा। मोंची परिवार के रातों रात टूट जाने के सपने, उसके बेटों की हिंसक मौत। ऐसा नहीं था कि मोंची कायर था। 4 सीजन्स कैन्यन की यात्रा ने मोंची पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था। 5वीं रैंक के हाई मैच फ्रैन तत्कालीन 9वीं रैंक के ग्रेट मैच आरव मेहरा का सामना करते समय एक बच्चे की तरह लग रहे थे। वह जवाबी हमला भी नहीं कर सके और उनका सिर मिट्टी में धंस गया, उन पर रौंद दिया गया। उस दृश्य ने ही मोंची को डरा दिया। और फिर कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। मर्करी टॉवर के 2 लोग एक के बाद एक आए। उनमें से एक आर्कमेज सुयास था, दूसरा मर्करी टॉवर का भावी स्वामी करोन था। उस समय मोंची को लगा कि राजीव मेहरा को बहुत नुकसान होगा। और सच कहें तो स्थिति पहले उसी दिशा में जा रही थी, क्योंकि सुयास का राजीव मेहरा के साथ गंभीर संघर्ष था और उसने सोलोमन को जला भी दिया था। ऐसा लग रहा था कि करोन के आने से पहले ही युद्ध शुरू होने वाला था। मोंची को नहीं पता था कि करोन ने सुयास से क्या कहा। उसने केवल सुयास को हार स्वीकार करने और अपने हाथ को नुकसान पहुंचाने की पहल करते देखा। मोंची स्तब्ध रह गया था। उस समय मोंची को लगा कि मोंची परिवार के लिए जल्द ही मुसीबतें आने वाली हैं। हालांकि मोंची ने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मोंची खुद भूमिगत प्रयोगशाला में संयुक्त अन्वेषण दल का अनुसरण नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मोंची को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। एल्डर हेंसेन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वापस लौटने पर मोंची को सब कुछ बता दिया, जिससे मोंची की कमीज ठंडे पसीने से भीग गई। स्टोन टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर राजीव मेहरा ने 40वें स्तर के करीब एक अल्फा थंडरबर्ड को तुरंत मार गिराया, जबकि वे थंडरबर्ड्स के झुंड से घिरे हुए थे। फिर जादुई सामग्रियों से भरे खजाने में उन्होंने फ्रैन को हराया, जो आर्कमेज दायरे में पहुंच गया था। और यहाँ तक कि सुयास, एक आर्कमेज जो लंबे समय से प्रसिद्ध था, के पास राजीव मेहरा के सामने खुद को नीचा दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोंची को सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जब भी राजीव मेहरा का नाम लिया जाता तो उसके पेट में दर्द होने लगता। अगर उसे राजीव मेहरा की क्षमता का पहले ही एहसास हो जाता और जब वह अभी भी मैजिक अप्रेंटिस था तब उसे मार दिया जाता, तो क्या मोंची परिवार इतने संकट में होता? अगर उसने सोलन के निर्देशों का पालन नहीं किया होता और लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने में भाग नहीं लिया होता और साथ ही फारियों को लोकेश मेहरा द्वारा छोड़े गए घर को लेने की कोशिश नहीं करवाई होती, अगर उसने ब्लैक हॉर्न नीलामी में मेहरा के साथ दुश्मनी नहीं की होती, अगर उसने मेहरा को बार बार भड़काने वाले मेसन को नजरअंदाज नहीं किया होता। काश, दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। राजीव मेहरा बहुत प्रभावशाली था। वह बेहद अमीर गिल्डेड रोज पर बैठा था और उसकी ताकत पहले से ही अथाह थी।
एल्डर हेंसेन ने यह अनुमान लगाने की भी हिम्मत नहीं की कि राजीव मेहरा किस दायरे में पहुंच गया था। उसने केवल आह भरी और कहा कि थाउजेंड सल सिटी का सबसे शक्तिशाली जादूगर अब सोलोमन नहीं था, और वह इस तथ्य का उल्लेख किए बिना था कि थाउजेंड सल सिटी की सभी प्रमुख ताकतें गिल्डेड रोज के साथ पक्षपात कर रही थीं। अगर राजीव मेहरा ने एक शब्द भी कहा तो वे ताकतें, जो आमतौर पर मोंची परिवार के साथ विनम्र थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उनके सामने अपने दांत दिखा सकती थीं। मोंची को नहीं पता था कि अब क्या सोचना है। जब से वह फोर सीजन्स कैन्यन से लौटा था तब से वह डरा हुआ और बेचैन रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए जिससे उस युवा उच्च जादूगर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। इस तरह का जीवन एक यातना थी। जब तक मोंची ने यह नहीं सुना कि गिल्डेड रोज के राजीव मेहरा व्यक्तिगत रूप से हर प्रमुख ताकत के साथ बातचीत करने के लिए घर घर गए थे, उम्मीद करते हुए कि वे गिल्डेड रोज को उस सामग्री के बैच पर काम करने देंगे और बदले में उदार शर्तें देंगे। मोंची अब और शांत नहीं बैठ सकता था, क्योंकि राजीव मेहरा ने मोंची परिवार की तलाश नहीं की थी। मोंची को पहले परवाह नहीं होती और वह तो ये भी पसंद करता कि राजीव मेहरा उनकी तलाश न करे, लेकिन मोंची ऐसे नाजुक समय में डरने से खुद को नहीं रोक सका। गिल्डेड रोज का लक्ष्य क्या था? संयुक्त अन्वेषण दल में भाग लेने वाली सभी ताकतों की तलाश में, लेकिन मोंची परिवार की नहीं। क्या इसका मतलब ये था कि राजीव मेहरा ने तय कर लिया था कि उसने पर्याप्त प्रभाव प्राप्त कर लिया है और वह मोंची परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है? मोंची को ऐसी संभावना के बारे में सोचते ही चिंता होने लगी। उसे अब अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी और उसने तुरंत रयान को फोन किया। पिता और पुत्र की जोड़ी जल्दी से विक्टोरियस रिटर्न स्ट्रीट की ओर बढ़ गई। फोर सीजन्स कैन्यन से लौटने के एक हफ्ते बाद ही एक पीला और थका हुआ मोंची गिल्डेड रोज में प्रवेश कर गया। उसे देखकर आरव मेहरा को भी उसे पहचानने में कुछ समय लगा। नमस्ते लीडर मोंची। मोंची को अंदर जाते देख आरव मेहरा मुस्कुराने से पहले स्तब्ध रह गए। बिल्कुल सही समय। आरव मेहरा मूल रूप से मोंची परिवार से मिलने जाना चाहते थे ताकि मोंची से खुद चर्चा कर सकें। उन्हें ट्विन मून स्प्लेंडर के भविष्य के विकास और लोकेश मेहरा के जहाज के मलबे पर चर्चा करने की जरूरत थी। आरव मेहरा ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मोंची सहयोग करने को तैयार नहीं है तो उसके पास थाउजेंड सल सिटी छोड़ने से पहले मोंची परिवार को खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। आरव मेहरा को मोंची परिवार को खत्म करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आरव मेहरा को खुद काम करने की जरूरत भी नहीं थी। जब तक वह कहता है, थाउजेंड सल सिटी की कई बड़ी ताकतें उसकी जगह ये काम करने को तैयार हो जाएंगी। उसे बस ब्लैक टॉवर से सोलन की चिंता थी। लेकिन इससे पहले कि आरव मेहरा अपनी योजना को अंजाम दे पाता, मोंची खुद ही उसके दरवाजे पर आ गया। हाय मैज मेहरा। मोंची का शरीर बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। वह चलते समय स्पष्ट रूप से झुका हुआ था। उसके भूरे बाल और चिंतित नजरें स्पष्ट रूप से दिखा रही थीं कि मोंची मानसिक रूप से ठीक नहीं था। लीडर मोंची, क्या कोई समस्या है? मैंने सुना है कि फोर सीजन्स कैन्यन की खोज करने वाली कुछ प्रमुख ताकतों ने गिल्डेड रोज को अपनी जादुई सामग्री को संसाधित करने दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे मोंची परिवार को यह सम्मान मिल सकता है। गिल्डेड रोज के साथ सहयोग करने में सक्षम होना हमारे मोंची परिवार की इच्छा है। इतने अच्छे अवसर के साथ हमारा मोंची परिवार इसे कैसे छोड़ सकता है? आरव मेहरा को मोंची के अजीबोगरीब शब्दों से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। 6 अन्य प्रमुख ताकतों ने अपनी जादुई सामग्री गिल्डेड रोज को दे दी थी। मोंची परिवार को ऐसा कैसे नहीं लग सकता था कि वे अलग थलग पड़ गए हैं। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लेकिन आरव मेहरा ने कभी नहीं सोचा था कि मोंची खुद को इस तरह से नीचे गिरा देगा। ऐसा लगता है कि इस यात्रा ने मोंची पर प्रभाव डाला। हाँ, तो यह ऐसा ही था। मैंने बहुत सोचा। मैंने शुरू में सोचा था कि आपके ट्विन मून स्प्लेंडर के साथ मोंची परिवार को बहुत सारी जादुई सामग्री की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोंची परिवार के पास इतनी जादुई सामग्री संग्रहित होगी कि ट्विन मून स्प्लेंडर के उपभोग के बाद भी आप गिल्डेड रोज के साथ सहयोग करने के लिए कुछ निकाल सकते हैं। एक सहस्राब्दी परिवार के योग्य आपकी नींव इतनी गहरी है कि वे सामान्य ताकतों की तुलना में भी नहीं हो सकती। हाँ, मोंची का मुंह फड़क उठा और उसने अंदर से मृत महसूस करते हुए एक कठोर मुस्कान निचोड़ ली। ये सही है, ट्विन मून स्प्लेंडर में जादुई सामग्रियों की कमी नहीं थी। लेकिन किस वजह से? यह मोंची परिवार की संग्रहित जादुई सामग्रियों की वजह से नहीं था। नहीं इसलिए कि मोंची परिवार एक मिलेनियल कबीला था जिसकी विरासत बहुत गहरी थी। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि गिल्डेड रोज ने बाजार पर एकाधिकार कर लिया था। आप बकवास कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि गिल्डेड रोज थाउजेंड सल सिटी में कीमिया स्टोर्स के बीच एक बड़ा ट्यूमर है। मासिक कीमिया प्रदर्शनी पहले से ही अन्य कीमिया स्टोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। हर प्रदर्शनी में नए और बेहतर आइटम होंगे। बाजार एक बार फिर से सिकुड़ जाएगा। गिल्डेड रोज की कीमिया आइटम पहले से ही सभी कीमिया डोमेन में फैली हुई हैं। औषधि से लेकर उपकरणों तक, कठपुतलियों से लेकर सरनी तक, कौन सा डोमेन आपके गिल्डेड रोज की छाया नहीं रखता है? आप बिक्री के बाद रखरखाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। ये खुला एकाधिकार लोकेश मेहरा से 100 गुना ज्यादा खराब है। मौजूदा ट्विन मून स्प्लेंडर सिर्फ वही स्क्रैप पा सकता है जो गिल्डेड रोज नहीं चाहता। अगर आधे साल के बाद उनकी जादुई सामग्री जमा न हो जाए तो आश्चर्य की बात होगी। स्वाभाविक रूप से मोंची ने ये शब्द जोर से नहीं कहे।
वह मुस्कुराते हुए मेहराओं को कोस रहा था। हाय मैज मेहरा, मोंची परिवार वास्तव में गिल्डेड रोज के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें यह अवसर मिलेगा या नहीं। नेता मोंची, आप बाहरी व्यक्ति की तरह बोलते हैं। चाहे वह मोंची परिवार हो या गिल्डेड रोज, वे दोनों ही थाउजेंड सल सिटी की मूल शक्तियां हैं। एक दूसरे की मदद करना एक स्वाभाविक कार्य है, स्वाभाविक रूप से सहयोग करने में कोई समस्या नहीं है। आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए ये कहा, जिससे मोंची की आंखों में चमक लौट आए। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी पीठ सीधी की। वह कुछ दयालु शब्द कहने ही वाला था कि तभी आरव मेहरा की मुस्कान गायब हो जाने से वह चौंक गया, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अचानक बदलाव ने मोंची को लगभग दिल का दौरा ही डाल दिया। इस समय मोंची अधीरता से भरकर अपनी मुस्कान भी नहीं रोक पाया। क्या हुआ हाय मैज मेहरा? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता लीडर मोंची। आप संयुक्त अन्वेषण दल के सदस्य भी हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फोर सीजन्स कैनियन की फसल कितनी शानदार थी। 8 प्रमुख बलों ने काफ़ी जादुई सामग्री प्राप्त की और वे सभी यहाँ ढेर हो गई हैं। मैंने पहले ही गिल्डेड रोज के सभी फंड का उपयोग कर लिया है और मुझे अभी भी एक बड़ी राशि देनी है। मैं इसे आपसे नहीं छुपाने वाला, मुझे 100 से उच्च ब्याज पर उधार लेना पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोंची ने अंदर ही अंदर थूकने से पहले सोचा, आपने 100 से उच्च ब्याज पर ऋण लिया। वह ऐसे भागेगा जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर करता है कि जब तक आप जहर कोहरे की घाटी के सामने खड़े रहेंगे तब तक वह आपको सोना देगा। लेकिन मोंची ने भी युवा उच्च जादूगर की बातें समझ लीं। ऐसा नहीं था कि सहयोग करना असंभव था, इसका मतलब बस इतना था कि कुछ शर्तों की जरूरत थी। मोंची को लगा जैसे उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। अध्याय 267। मोंची परिवार की बर्बादी की तुलना में कठोर परिस्थिति क्या हो सकती है। मोंची अपनी सारी जादुई सामग्री गिल्डेड रोज को देने के इरादे से आया था। जब तक राजीव मेहरा उन्हें ले जाता, वह मोंची परिवार को परेशान नहीं करता। ये प्रमुख शक्तियों के बीच एक अलिखित नियम था। ये सभी के लिए समान था, भले ही राजीव मेहरा ने थाउजेंड सल सिटी के सबसे शक्तिशाली जादूगर के रूप में सोलोमन को पीछे छोड़ दिया हो। नहीं तो कौन सी ताकत गिल्डेड रोज के साथ सौदा करने की हिम्मत करेगी। हाय मैज मेहरा, मोंची परिवार इस सहयोग के बारे में बहुत ईमानदार है। अगर आप मुश्किल में हैं तो हम भुगतान पर चर्चा करने के लिए अपना समय ले सकते हैं। ये वैसा ही है जैसा हाई मैज मेहरा ने कहा, हम थाउजेंड सल सिटी की ताकतें हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस सहयोग के बाद मोंची परिवार और गिल्डेड रोज के पास सहयोग करने के कई अवसर होंगे। ये वास्तव में, आरव मेहरा ने सिर हिलाया। चूंकि लीडर मोंची ने ऐसा कहा है, इसलिए मना करना अपमानजनक होगा। जादुई सामग्री कब वितरित की जाएगी? कल सुबह। सच कहूं तो युवा हाई मैच का सवाल काफी असभ्य था, क्योंकि यह वह तरीका नहीं था जिससे एक सहयोगी भागीदार संवाद करता। अगर कोई और होता तो मोंची उस समय बिना कुछ कहे बस मुड़कर चला जाता। दुर्भाग्य से यह कोई भी व्यक्ति नहीं था। मोंची यूं ही नहीं जा सकता था और इसके विपरीत उसे अपने चेहरे पर मुस्कान लानी पड़ी और मैं हमारे सुखद सहयोग की कामना करता हूं और इस तरह की बातें करते हुए रेयान को जल्दी से जादुई सामग्री इकट्ठा करने का निर्देश देना पड़ा। अब जब हमारा काम खत्म हो गया है तो मुझे एक निजी मामले के बारे में लीडर मोंची से सलाह लेनी है। क्या आपके पास निजी तौर पर बात करने का समय है? हाँ जरूर। आरव मेहरा की बात सुनकर मोंची लगभग लड़खड़ा गया। निजी मामला? मोंची जानता था कि आगामी चर्चा सबसे महत्वपूर्ण थी। अगर उसने बुरा किया तो वह अकेला बर्बाद नहीं होगा, पूरा मोंची परिवार उसके साथ दफन हो सकता है। चलो रिसेप्शन रूम में चलते हैं, वहाँ शांति है। दोनों ने आराम से कुछ कुर्सियां पकड़ी और रिसेप्शन रूम में बैठ गए। किसी मेजबान की तरह मेहमान के सामने नहीं बैठे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि यह ऐसी चर्चा नहीं थी जिसके लिए ऐसे शिष्टाचार की जरूरत थी। मुझे बताओ कि जहाज के डूबने में तुम्हारा कितना हाथ था? जब आरव मेहरा ने इस बार बात की तो उसने अब विनम्र व्यवहार नहीं किया। उसने मोंची की तरफ तेजी से देखा, उसका मन स्थिर था। अक्सर इस तरह से अपने मन को पूरी तरह से स्थिर रखना सबसे दमनकारी होता है। मोंची, जो दबाव के आदी हो चुके थे, किसी कारण से घबरा गए। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसका गला असामान्य रूप से सूखा हुआ महसूस हुआ और इसलिए उसे यह कहने से पहले खुद को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा, मैंने भाग नहीं लिया। हाँ, मैंने वास्तव में भाग नहीं लिया। जब आरव मेहरा की व्यंग्यात्मक टिप्पणी उसके कानों में पड़ी तो मोंची घबरा गया, फिर भी उसने अपने शब्दों को बदलने पर विचार नहीं किया और उत्सुकता से समझाया, वास्तव में मुझे आपके पिता के जहाज के डूबने से कोई लेना देना नहीं है। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। मोंची की उत्सुक अभिव्यक्ति झूठ नहीं लग रही थी। क्या मेरा अनुमान गलत था? हाय मैज मेहरा, मैंने वास्तव में भाग नहीं लिया। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे पिता विशाल समुद्र के बीच में मारे गए। जरूरी नहीं कि आर्कमैज उस जगह से वापस आएं, यह एक निषिद्ध क्षेत्र है। तुम्हारे पिता के बेड़े के अलावा कोई भी बेड़ा राज्य के पूर्वी हिस्से में उस जगह पर नहीं जा सकता। भले ही मोंची परिवार तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। तुम्हारा मतलब है मेरे पिता का जहाज का मलबा वास्तव में तुमसे संबंधित नहीं है? वास्तव में हाई मैज मेहरा का संदिग्ध होना अजीब नहीं है।
मोंची परिवार वास्तव में फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिद्वंद्वी था और मैंने कई बार तुम्हारे पिता की हत्या करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शोर मचाने से डरता था। इसके अलावा तुम्हारे पिता के पक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे हराने में खुद सोलन को भी भरोसा नहीं था। ये सुनकर आरव मेहरा भौंचक के रह गए। आरव मेहरा सोलन को जानता था। वह मोंची का छोटा भाई और ब्लैक टॉवर का सबसे कम उम्र का 9वीं रैंक का हाई मैच था। पिछले साल उसने आर्कमेज दायरे की ओर बढ़ने के लिए डार्क एज और प्लेन में प्रवेश किया। आरव मेहरा को पूरा यकीन था कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि मोंची का छोटा भाई पिछले कुछ 100 सालों में सबसे बेहतरीन जीनियस था। उसने 9वीं रैंक के हाई मैच के रूप में एक आर्कमेज को हराने की उपलब्धि हासिल की और इतनी कम उम्र में ब्लैक टॉवर काउंसिल में प्रवेश करने में कामयाब रहा। ये भी कहा जाता था कि वह अगले चेयरमैन की सीट के लिए एक मजबूत दावेदार था। आरव मेहरा को हमेशा लगता था कि सत्ता के मामले में सोलन पूर्व थाउजेंड सल सिटी में बेजोड़ था। सोलोमन और लिस दोनों ही सोलन के विरोधी नहीं थे, लेकिन मोंची ने जो कहा उससे लोकेश के पास कोई ऐसा था जो सोलन का मुकाबला कर सकता था। ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली थी। सोलन से मुकाबला करने में सक्षम होना, क्या यह एक आर्कमेज था? क्या तुम्हें यकीन है? आरव मेहरा ने मोंची की ओर संदेह से देखा। हाँ, मैंने यह बात खुद सोलन से सुनी है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। जब उसने राजीव मेहरा के शरीर को संभाला तो उसने सोचा था कि लोकेश मेहरा एक साधारण व्यापारी था और पैसा ही उसके पास एकमात्र चीज थी। लेकिन फिर एक के बाद एक मामले ने आरव मेहरा को यह एहसास दिलाया कि लोकेश मेहरा उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। सबसे पहले बोन प्लेन की ओर जाने वाला प्लेना पथ था। प्लेना पथ को खोलने के लिए सरनी स्पष्ट रूप से एक मास्टर अल्केमिस्ट द्वारा स्थापित की गई थी। एक अमीर व्यवसायी के रूप में मास्टर अल्केमिस्ट को आमंत्रित करना इतना आसान नहीं था। मेहरा परिवार के सदस्य के रूप में उसकी पहचान भी थी, साथ ही लोकेश की रक्षा करने वाला यह नया उल्लेखित पावर हाउस जो सोलन से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, आरव मेहरा अचानक लोकेश मेहरा के प्रति जिज्ञासा से भर गया। लेकिन राजीव मेहरा की याददाश्त को ध्यान से खंगालने के बाद आरव मेहरा को पता चला कि राजीव मेहरा को अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। राजीव मेहरा की बचपन की यादों में लोकेश मेहरा से जुड़ी बहुत कम बातें थीं। वह शायद 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बिना उनसे मिले रहते थे। जब राजीव बड़े हो गए तो लोकेश उन्हें सीधे सेठ के घर छोड़ देते थे और साल में सिर्फ एक बार आते थे। हर बार ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। ऐसा लगा जैसे लोकेश मेहरा को लगता था कि राजीव को सिर्फ बेहतरीन सीखने की परिस्थितियां और बेहतरीन रहने की परिस्थितियां चाहिए, और कुछ नहीं। राजीव मेहरा को यह भी नहीं पता था कि उनके पिता के घर कौन कौन रहता था। उन्हें बस इतना याद था कि जब भी लोकेश मेहरा बाहर जाना चाहते थे तो 6 या 7 लोग उनके पीछे पीछे आते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कौन थे। क्या पावर हाउस मोंची ने उनमें से किसी का उल्लेख किया है? इस प्रकार हाई मैज मेहरा लोकेश मेहरा के साथ ऐसे व्यक्ति के होने पर मैं चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? हाँ, आरव मेहरा ने सिर हिलाया, अब उस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो फिर फारियो के मामले के बारे में क्या? फारियो, मोंची ने उत्तर देने से पहले थोड़ा संकोच किया। फारियो को वास्तव में मैंने भेजा था। मुझे लगता है कि हाई मैज मेहरा को पहले से ही पता है कि यह लोकेश मेहरा द्वारा छोड़े गए घर के लिए था। आप उस घर के रहस्य के बारे में कितना जानते हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। सोलन ने मुझे केवल ये कहा था कि इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करें, इसलिए मैंने फारियो को भेजा। फिर से सोलन? हाँ, 1 साल पहले सोलन चुपके से थाउजेंड सल सिटी लौट आया और मुझे बताया कि लोकेश मेहरा का जल्द ही एक्सीडेंट होने वाला है और घर का कोई मालिक नहीं रहेगा। मुझे हर कीमत पर घर हासिल करने का काम सौंपा गया था और बदले में ब्लैक टॉवर मुझे फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का व्यवसाय संभालने में मदद करेगा और रयान को पालने के लिए बहुत प्रयास करेगा। रुको, इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। आप कह रहे हैं कि सोलन को पहले से ही पता था कि मेरे पिता का एक्सीडेंट होने वाला है? हाँ, सोलन ने वास्तव में ऐसा कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि सोलन को इसके बारे में कैसे पता चला। अच्छा, सोलन? आरव मेहरा ने सिर हिलाया। उसने कुछ और नहीं पूछा और केवल सोलन को ध्यान में रखा। किसी भी मामले में वह जल्द ही ओकलैंड के लिए रवाना हो जाएगा। उसके पास वहां सोलन से मिलने के लिए बहुत समय होगा। जब दोनों चर्चा कर रहे थे, रयान ने पहले ही जादुई सामग्री इकट्ठा करना समाप्त कर दिया था और चुपचाप रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया और फिर मोंची के कान में कुछ वाक्य फुसफुसाए। ठीक है, मैं समझ गया। मोंची ने सिर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। हाई मैज मेहरा, जादुई सामग्री तैयार है। आप कल सुबह उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी को बुला सकते हैं। जहां तक आपके पिता के जहाज के डूबने की बात है, मैंने आपको वह सब बता दिया जो मैं जानता था। मुझे उम्मीद है कि हाई मैज मेहरा उदार हो सकते हैं। हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगे बढ़ो, हाई मैज मेहरा। मोंची परिवार के कुलपति का पद मेसन को विरासत में मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोंची की अभिव्यक्ति अचानक काफी अप्रिय हो गई। मोंची के 2 बेटे थे। मेसन के व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता था। मोंची को कभी कभी आश्चर्य भी होता था कि क्या मेसन वास्तव में उसका अपना बच्चा है, अन्यथा वह अपने भाई रयान से इतना अलग क्यों होगा। मेसन को मोंची परिवार विरासत में मिला। मोंची ने सोचा भी नहीं था कि यह संभव है।
उसे लगभग पक्का यकीन था कि अगर ऐसा हुआ तो 10 साल के अंदर मोंची परिवार खत्म हो जाएगा। मोंची ने मेसन के भविष्य के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तो मोंची मेसन को थाउजेंड सल सिटी छोड़कर एक छोटे दूरदराज के शहर में भेज देता। तब तक भले ही मेसन में कोई बदलाव न आया हो, फिर भी वह एक जादूगर के रूप में अपनी पहचान और उसके लिए छोड़ी गई दौलत पर भरोसा करके अपना बाकी जीवन बिता सकता था। लेकिन ये योजना बाधित हो गई थी। मोंची को लगा कि वह बूढ़ा हो रहा है। उसने अपनी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए युवा हाईमेज को देखा और महसूस किया कि वह अपने पिता से कहीं ज्यादा भयानक है। हालांकि लोकेश मेहरा बहुत होशियार और सक्षम था, लेकिन वह कभी भी ऐसी कुटिल योजना नहीं बना सकता था। ये सुनिश्चित करना कि मोंची परिवार मेसन के हाथों में पड़ जाए। मैं क्या करूं? राजीव मेहरा, मोंची परिवार का उत्तराधिकार ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकें। जब मोंची हिचकिचा रहा था तो चुप रहने वाले रयान ने अचानक अपनी आपत्ति व्यक्त की। रयान, मोंची अचानक डर गया, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसका नाम पुकारने से पहले उसके कान के पास एक तेज आवाज गूंजी। आरव मेहरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया था, जिससे एक फ्लेम बर्स्ट ऊपर से गुजरा। सिर्फ एक धमाका हुआ और रयान को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह धधकती लपटों से रिसेप्शन रूम से बाहर उड़ जाता। क्या तुम इस बार मेरी फ्लेम बर्स्ट निकालने की कोशिश करना चाहते हो? आरव मेहरा ने रयान की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वह चित्रे की गुड़िया की तरह बाहर निकल गया था। उसकी आंखें पीली मोंची पर टिकी थीं। कैसे हो लीडर मोंची, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद आया? ये पहली बार था जब मोंची ने युवा हाईमेज को फोर सीजन्स कैनियन से वापस आने के बाद से आक्रामक रूप से काम करते देखा था। जादू के साथ अपने सीमित अनुभव के साथ मोंची भी देख सकता था कि वह मंत्र कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि रयान, जिस पर उसे बहुत गर्व था, उस युवा हाईमेज का सामना करते समय एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मोंची को आरव मेहरा की बातों से और भी ज्यादा डर लगा। मंत्र निकालना मोंची को साफ साफ याद था। जब मेसन गिल्डेड रोज में मुसीबत की तलाश में बुरी हालत में पहुंच गया था तो रयान ने लोगों से मेसन को वापस ले जाने को कहा, इससे पहले कि वह आरव मेहरा से उसका ब्लड वाइन मंत्र निकालने के लिए कहे। ये कुछ ऐसा था जो लगभग 1 साल पहले हुआ था, लेकिन उस युवा हाईमेज को अभी भी यह साफ साफ याद था और उसने फ्लेम बर्स्ट के साथ उस पर पलटवार किया। इस तरह का बदला लेने वाला रवैया वास्तव में किसी के डर को बाहर निकाल देता है। मोंची ने सोचा कि अगर वह दूसरे पक्ष की शर्तों से सहमत नहीं है, भले ही उसने लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने में भाग नहीं लिया हो, तो बस इसके बारे में जानना और न बताना युवा हाईमेज के लिए मोंची परिवार को अपने दिमाग में रखने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा केवल मोंची खुद जानता था कि वह उतना निर्दोष नहीं था जितना उसने आरव मेहरा को विश्वास दिलाया था जब लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने की बात आई थी। ठीक है हाईमेज मेहरा, मैं 3 साल के भीतर मेसन को कुलपति का पद दे सकता हूँ। हालांकि दूसरे पक्ष ने कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की थी। मोंची बहुत चतुर था और उसने ये कहने की कोशिश नहीं की कि यह उसकी मृत्यु के बाद होगा। मोंची का मानना था कि अगर वह ऐसा कहता है तो वह अजीब तरीके से मर जाएगा। अध्याय 268। मोंची और रयान को विदा करने के बाद आरव मेहरा अपनी कीमिया प्रयोगशाला में लौट आया। फोर सीजन्स कैनियन से प्राप्त फसल बहुत ही अद्भुत थी। उसे 8 प्रकार की दुर्लभ जादुई सामग्री मिली थी। उनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ खजाना था जो न केवल थाउजेंड सल सिटी में बल्कि राज्य के केंद्र ओकलैंड में भी नहीं पाया जा सकता था। वे केवल बड़ी नीलामी के दौरान ही दिखाई दे सकते थे, विशेष रूप से अपीजिंग सोलसोंग जेम। यह एक ऐसा खजाना था जो 100 साल में केवल एक बार दिखाई देता था। यह अपीजिंग सोलसोंग जेम गहरे लाल रंग का था, अंगूठे के आकार का और सूरज के नीचे रखने पर एक चमकदार रोशनी के साथ चमकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन के साथ सक्रिय होने पर यह मणि भजन गाना शुरू कर देता था। अपीजिंग सोलसोंग जेम के गीतों में आत्माओं को आराम देने की शक्ति थी, जिससे ये सभी भूतिया जीवन रूपों का शत्रु बन गया। अगर आरव मेहरा के पास 10,000 भूतों की नदी पार करते समय शांत करने वाला सोलसोंग मणि होता तो भजनों की आवाज से 30% से ज्यादा भूत गायब हो जाते। लेकिन शांत करने वाले सोलसोंग मणि को संभालना बहुत मुश्किल था। ये दूसरे रत्नों से अलग था क्योंकि इसे काटा या तराशा नहीं जा सकता था। हर शांत करने वाला सोलसोंग मणि एक पूरा रत्न था और अगर क्षतिग्रस्त हो जाता तो मणि का भजन अब पूरा नहीं रह जाता। वास्तव में अगर वह सब होता तो भी यह ठीक रहता। समस्या ये थी कि भले ही शांत करने वाले सोलसोंग मणि का भजन आत्माओं को आराम दे सकता था, लेकिन इसमें स्वाभाविक रूप से बुराई को दबाने की शक्ति नहीं थी। इसे मंत्रमुग्ध करना पड़ता था ताकि शक्ति बढ़ाने के लिए एक सरणी जोड़ी जा सके। केवल इसी के साथ शांत करने वाला सोलसोंग मणि एक सच्चा जादू उपकरण बन सकता था। इसका मतलब था कि किमियागरों को मंत्रमुग्ध करने में बहुत सावधान रहना पड़ता था। वे मणि पर कोई खरोंच नहीं पा सकते थे, जो बहुत मुश्किल था। मंत्रमुग्ध करने के दौरान रत्न सबसे अधिक असुरक्षित थे। आरव मेहरा ने 1 सप्ताह तक उस अपीजिंग सोलसोंग रत्न को एक पेंडेंट में ढालने में बिताया जो लावा डोमिनेटर के स्थान को बदल रहा था। आरव मेहरा ने अपनी प्रयोगशाला में सिर्फ अपीजिंग सोलसोंग रत्न की देखभाल करने में 1 सप्ताह बिताया। फोर सीजन्स कैनियन से लौटने के बाद से 20 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, फिर भी आरव मेहरा ने सिर्फ 1/3 काम ही किया था।
अपलीजिंग सोल सॉन्ग रत्न के अलावा अन्य दुर्लभ जादुई सामग्रियों पर सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया ही की गई थी। अगर वह उनका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता तो उसे बहुत ज़्यादा समय लगता। और लेटोर गोल्ड एसेंस भी था। लेटोर गोल्ड एसेंस की असीम समावेशी प्रकृति एक ऐसी विशेषता थी जिसकी लोग आमतौर पर चाहत रखते थे, लेकिन मंत्रमुग्ध करने की बात आने पर यह बहुत घिनौना था। आरव मेहरा ने इसमें मन डालने के लिए स्पिरिट मैना क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर बहुत कम था। 20 दिनों के बाद लेटोर गोल्ड एसेंस का मंत्रमुग्ध करने का काम सिर्फ आधा ही हुआ था। और उसके ऊपर आरव मेहरा को अभी भी परजीवी वृक्ष और ऑब्सीडियन फूल से निपटना था, और सोलोमन के ढह चुके मैना वलपूल को ठीक करने के लिए यौगिक भी तैयार करना था। उसे स्वर्ग रैंक कठपुतली की मरम्मत के तरीके भी खोजने थे, और साथ ही उसके पास देखभाल करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। इन 20 दिनों के दौरान उसके पास ज्यादा खाली समय नहीं था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आरव मेहरा के लिए बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही थीं, और वे सभी बहुत महत्वपूर्ण थीं। इसके विपरीत मोंची परिवार की गिनती आखिर किस रूप में की जाती थी? पहले आरव मेहरा राजीव मेहरा की ओर से मोंची परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहता था। उसे लगा कि चूंकि वह इस शरीर में था, इसलिए उसे उसके लिए कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने के बारे में सच्चाई का पता लगाना। पहले तो आरव मेहरा ने सचमुच सोचा कि मोंची परिवार ने बाजार पर एकाधिकार पाने के लिए लोकेश मेहरा के खिलाफ साजिश रची है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव मेहरा धीरे धीरे उस दौर के हिसाब से ढल गया और थाउजेंड सल सिटी की प्रमुख ताकतों के साथ साथ लोकेश मेहरा के बारे में भी ज्यादा समझ हासिल कर ली। आरव मेहरा इस नतीजे पर पहुंचे कि मोंची परिवार के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। लोकेश मेहरा बाकी सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बोन प्लेन का प्लेनापाथ, मेहरा परिवार के वंशज के रूप में पहचान, साथ ही सोलन से मुकाबला करने वाली ताकत। दूसरों की नज़र में सोलोमन नंबर 1 हाई मैच था, लिस नंबर 1 अल्केमिस्ट था, और मोंची परिवार धन के मामले में नंबर 1 था। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि लोकेश मेहरा, जिसने कुछ नहीं से शुरुआत की थी, उसके पास पहले से ही थाउजेंड सल सिटी की नींव हिलाने की पर्याप्त शक्ति थी, और मूल राजीव मेहरा इस बात से पूरी तरह अनजान था। लोकेश मेहरा को निगलने के लिए जहाज के मलबे का इस्तेमाल करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे मोंचिन परिवार कर सकता था, कम से कम अपने दम पर तो नहीं। मोंची परिवार की तो बात ही छोड़िए, सोलन के पास भी वह क्षमता नहीं थी। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा को कैसे नहीं पता था कि उस जहाज दुर्घटना में मोंची परिवार की भूमिका थी। वह स्पष्ट रूप से उतना निर्दोष नहीं था जितना उसने दावा किया था। उसे जानकारी देने के लिए किसी की जरूरत थी। किसी भी मामले में वह मोंची से कोई और जानकारी नहीं ले सकता था। अगर उसे जहाज दुर्घटना के बारे में सच्चाई जाननी थी तो उसे ओकलैंड पहुंचने और दुर्लभ प्रतिभाशाली सोलन से मिलने तक इंतजार करना होगा। जहां तक मोंची परिवार का सवाल है, वह मोंची से कुलपति का पद मेसन को दिलवा देगा। चीजों को संभालने का यह तरीका बहुत ही भयावह था। थाउजेंड सल सिटी में हर कोई जानता था कि मेसन किस तरह का व्यक्ति था। उसके सत्ता में आने के बाद ये सहस्राब्दी परिवार एक दशक में ही खत्म हो जाएगा, और उन्हें इससे उबरने में दशकों या सदियों तक का समय लगेगा। बेशक आरव मेहरा ने मोंची परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए ये भयावह तरीका नहीं अपनाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गिल्डेड रोज को ध्यान में रख रहा था। गिल्डेड रोज को हजारों सल सिटी का सूरज कहा जा सकता है, लेकिन उसके पास स्टॉक करने के लिए समय की कमी थी, और स्टॉक करने के लिए सिर्फ खुद के पास समय नहीं था, इसलिए वह अन्य शीर्ष शक्तियों के साथ तुलना नहीं कर सकता था। गिल्डेड रोज अपने विस्तार की पागल गति को बनाए रखने के लिए केवल अपने अद्भुत व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर था, लेकिन स्टॉक बनाने के लिए समय की कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और किसी बिंदु पर इसका फटना तय था। उस समय गिल्डेड रोज के पास अपने विस्तार को रोकने और धीरे धीरे उचित नींव बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव मेहरा नहीं चाहते थे कि गिल्डेड रोज के विस्तार को रोकते हुए मोंची परिवार अचानक ऊपर उठ जाए। इस प्रकार आरव मेहरा ने मोंची परिवार के झुकने का फायदा उठाते हुए मेसन को मोंची परिवार का मुखिया बना दिया। उन्होंने रयान को चेतावनी के तौर पर एक फ्लेम बर्स्ट भी दिया। वह फ्लेम बर्स्ट रयान को यह बताने के लिए था कि उसे उसकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह अगली बार सिर्फ फ्लेम बर्स्ट पर ही नहीं रुक सकता। जब भी आरव मेहरा प्रयोगशाला में काम करते थे तो वे केवल सहायक के रूप में फालेउ को ही आने देते थे, और आज भी ऐसा ही हुआ। आरव मेहरा ने तब तक इंतजार किया जब तक फालेउ ने मैना रेडिएटिंग डिवाइस को एडजस्ट करना समाप्त नहीं कर दिया। फिर लेटोर गोल्ड एसेंस को रिफाइनिंग टेबल पर रखा और जिस जादू पर वे काम कर रहे थे उसे जारी रखा। और ठीक है फालेउ, मैंने पिछली बार तुम्हारे लिए कुछ सूत्र व्यवस्थित किए थे, अभ्यास कैसा रहा? आरव मेहरा फालेउ से बहुत संतुष्ट थे। जब कैडिगर ने फालेउ को भेजा तो आरव मेहरा ने पहले से ही उसे गिल्डेड रोज के तकनीकी काम का प्रभारी बनाने की योजना बना ली थी, और अंततः गिल्डेड रोज का सच्चा मुख्य कीमियागर बनने दिया। आखिरकार आरव मेहरा ने हमेशा खुद को एक जादूगर माना था, कीमियागर नहीं। गिल्डेड रोज के मौजूदा विस्तार के साथ आरव मेहरा अभी भी तकनीकी कार्यों की देखभाल करने के लिए अपनी उत्कृष्ट क्षमताओं पर भरोसा कर सकता था, लेकिन भविष्य में गिल्डेड रोज लगातार विस्तार करेगा जबकि वह जादू के रास्ते पर आगे और आगे बढ़ता रहेगा। क्या तब भी उसके पास गिल्डेड रोज की देखभाल करने के लिए समय और ऊर्जा होगी? इसलिए उसे अपनी जगह किसी और को ढूंढना पड़ा। आरव मेहरा की नज़र में वह व्यक्ति फेल्यू था।
सच कहूं तो फेल्यू को कीमिया के क्षेत्र में प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था। आरव मेहरा ने जिन प्रतिभाशाली लोगों को देखा था उनकी तुलना में उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट होने से बहुत दूर थी, केवल मध्यम थी। लेकिन फेल्यू के दो मजबूत पहलू थे, वह मेहनती और उत्सुक था। आरव मेहरा ने जितने भी कीमियागर देखे थे उनमें से फेल्यू सबसे मेहनती था। वह अक्सर फेल्यू को प्रयोगशाला में रातें बिताते हुए देखता था। हालांकि रात भर रुकने पर फेल्यू मुश्किल समस्याओं को हल कर रहा होगा, लेकिन आरव मेहरा की नज़र में ये मुश्किल समस्याएं मुश्किल से कहीं ज्यादा थीं। हालांकि कीमियागरों के लिए यह परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक था। ये कहा जा सकता है कि आरव मेहरा फेल्यू को कीमियागर क्षेत्र से महान कीमियागर क्षेत्र की ओर जाते हुए देख रहे थे। उस क्षेत्र की खोज करने से पहले उन्होंने देखा कि फेल्यू महान कीमियागर क्षेत्र से ऐसी गति से आगे बढ़ रहा था जिसे तेज नहीं माना जा सकता था, लेकिन जो बेहद स्थिर थी। अगर फेल्यू की प्रगति की दर का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से एक विकर्ण रेखा के रूप में दिखाई देगी। इसे तेज प्रगति नहीं माना जाएगा, लेकिन ये स्थिर थी। इसका ये भी मतलब था कि फेल्यू को किसी भी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा और वह शायद ही कभी अपने आगे के रास्ते पर अटका होगा। यह कोई मजाक नहीं था। नोसेंट के अनगिनत कीमियागरों में से कौन किसी बिंदु पर अटका नहीं। यहाँ तक कि मर्करी टॉवर के मास्टर नोलन और भविष्य के सेंट अल्केमिस्ट ओसुल भी अड़चनों से परेशान हो गए। बेशक उनकी तुलना फालेउ से करना थोड़ा अनुचित था, आखिरकार वे पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में थे। लेकिन क्या होगा अगर उनकी तुलना उन युवा प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट से की जाए? मर्करी टॉवर में राज्य के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए। वहाँ कई 20 वर्षीय मास्टर अल्केमिस्ट थे और कैरन ने कहा कि वहाँ 20 साल का एक कारीगर भी था। लेकिन इन प्रतिभाओं को भी विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें उन पर 1 या 2 साल खर्च करने पड़े, जिससे उनकी कीमिया प्रगति उस अवधि के दौरान स्थिर हो गई। अध्याय 269। 20 की उम्र के शुरुआती दौर में मास्टर अल्केमिस्ट और 20 की उम्र के आखिरी दौर में मास्टर अल्केमिस्ट की तुलना में फेल्यू की प्रतिभा का जिक्र करना बेकार था। लेकिन आरव मेहरा का मानना था कि जब तक फेल्यू के पास पर्याप्त समय है, वह जल्द या बाद में उनसे आगे निकल जाएगा और अंततः उन्हें धूल चटा देगा। क्योंकि फेल्यू में ऐसे गुण थे जो शायद उनमें न हो, जैसे परिश्रम और उत्सुकता। शायद ये तब स्पष्ट नहीं था जब फेल्यू ने कैडिगर का अनुसरण किया था, लेकिन ये दोनों गुण धीरे धीरे तब उभर कर आए जब उसने गिल्डेड रोज में प्रवेश किया और आरव मेहरा के सहायक के रूप में काम किया। वर्तमान फेल्यू में ज्ञान की अकल्पनीय प्यास थी। वह एक स्पंज की तरह था जो उसके सामने प्रस्तुत की गई सभी जानकारी को अवशोषित कर लेता था। जब आरव मेहरा उसे कोई कार्य देते थे तो वह आमतौर पर हर छोटी बड़ी जानकारी पूछता था जब तक कि वह उसे स्पष्ट रूप से समझ न ले। आरव मेहरा कभी कभी अधीर भी महसूस करते थे, लेकिन वे फेल्यू की और अधिक जानने की भयावह इच्छा का सामना नहीं कर सकते थे। समय के साथ आरव मेहरा को इसकी आदत हो गई और उसने काम करते समय फालेउ को हर बात समझाना शुरू कर दिया। हर एक बात, वह जो कर रहा था उसके पीछे का उद्देश्य और ऐसा क्यों किया जा रहा था, साथ ही इसके फायदे और नुकसान भी। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा कभी कभी आलसी हो जाता था। जब ऐसा होता था तो वह फालेउ को अभ्यास करने के लिए अभ्यास देता था। वे कुछ परेशानी भरे प्रयोग या कुछ जटिल कार्य हो सकते थे। किसी भी मामले में वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि फालेउ इन्हें कम समय में हल कर लेगा, लेकिन वह अनुभव से सीखता था। आज की तरह, बॉस, यह इतना अच्छा नहीं हुआ। आरव मेहरा की पूछताछ सुनकर फालेउ के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। उसने भी अपनी आवाज कम की और शांत स्वर में बोला, मैंने आपके द्वारा दिए गए 3 फार्मूलों में से केवल एक को पूरा किया। हाँ, ये ठीक है। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार उसने जो 3 सूत्र दिए थे वे मास्टर अल्केमिस्ट दायरे को छूते थे, इसलिए फेल्यू के लिए एक को पूरा करना काफी अच्छा था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि फेल्यू वर्तमान में कम से कम एक शीर्ष महान अल्केमिस्ट के स्तर पर था। ऐसा लगता है कि जब मैं ओकलैंड से लौटूंगा तो मैं मास्टर अल्केमिस्ट दायरे तक पहुंचने के लिए फेल्यू की तैयारी में मदद कर सकता हूं। बॉस, मैं पिछले 2 दिनों से इन 2 सूत्रों की गणना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा है। फेल्यू ने अपनी जेब से कागजों का एक ढेर निकालते हुए कहा। कागजों में कई अक्षर और सूत्र भरे हुए थे। एक नज़र से देखा जा सकता था कि फेल्यू ने 2 सूत्रों पर काम करने में बहुत समय बिताया था। मुझे देखने दो। आरव मेहरा ने कागजों का ढेर लिया और उसे छानना शुरू किया। तभी उसने किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फेल्यू ने असहाय होकर दरवाजे की ओर चलने से पहले आह भरी। फेल्यू को पता था कि प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद लोग आरव मेहरा को शायद ही कभी परेशान करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिल्डेड रोज में आग लगी है, जब तक आग दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंचती तब तक आपको यंग मास्टर को परेशान नहीं करना चाहिए जब वे वहां हों। ये पावे के शब्द थे। इसका मतलब था कि लोग दरवाजा तभी खटखटाएंगे जब कोई बहुत जरूरी काम होगा। दूसरे शब्दों में, फेल्यू देरी नहीं कर सकता था, और निश्चित रूप से विलियम दरवाजे के दूसरी तरफ फेल्यू का इंतजार कर रहा था। पहले से ही वापस आ गए, फेल्यू ने निराश होकर कहा। वह आरव मेहरा से सलाह लेने ही वाला था, फिर भी उस आदमी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। फेल्यू अच्छे मूड में कैसे रह सकता था? विलियम ने उत्सुकता से आरव मेहरा के पास जाने से पहले सिर हिलाया। विलियम के असभ्य रवैये पर फेल्यू ने अपने दांत पीस लिए। पहले से ही वापस आ गए। आरव मेहरा ने रिफाइनिंग टेबल से विलियम की ओर सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी लौटा हूँ।
मैंने पावे से पूछा और पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये वही सवाल था, लेकिन इस बार विलियम का जवाब बिल्कुल अलग था। ऐसा चाटुकार। फेलो उसके पीछे असंतोष में उबलता रहा। कैसे हुआ? क्या मेहरा परिवार मेरी शर्तों से सहमत है? मेहरा परिवार, विलियम ने जवाब देना शुरू किया, फिर अचानक रुककर फेलो की ओर देखा। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि विलियम शायद कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में बात करने जा रहा है। कोई बात नहीं, फेलो हम में से एक है। इस युग में आरव मेहरा को पुराने बटले के अलावा जिन पर सबसे अधिक भरोसा था वे विलियम और फेलो थे। वह उनसे इस तरह की बातें नहीं छिपाता था। ठीक है, विलियम ने अनिच्छा से सिर हिलाया और फिर से फालेउ की ओर देखा। वह परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह भी उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। आरव मेहरा को उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में पता था। वे लंबे समय से निजी तौर पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन कभी खुले तौर पर नहीं, ताकि वे आरव मेहरा के व्यवसाय को प्रभावित न करें। इस प्रकार आरव मेहरा ज्यादातर इसे अनदेखा कर देते थे। अब भी उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल सिर हिलाया और विलियम को संकेत दिया कि वे बोल सकते हैं। आपने जो शर्तें रखी हैं उन पर परिवार के भीतर व्यापक रूप से विवाद हो रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब आप वापस लौटेंगे तो आपके पास पैतृक भूमि में प्रवेश करने की योग्यता नहीं होनी चाहिए और इस बारे में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओह, आरव मेहरा ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। जब आरव मेहरा फोर सीजन्स कैन्यन से लौटे तो उन्होंने विलियम को मेहरा परिवार के पास भेजा और एल्डर काउंसिल को सूचित किया कि उनके परिवार में लौटने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेहरा परिवार को उनकी कुछ शर्तों पर सहमत होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि उन्हें पैतृक भूमि में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने का अधिकार चाहिए। आरव मेहरा की नज़र में अन्य शर्तों पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन उस एक पर निश्चित रूप से बातचीत नहीं की जा सकती थी। आरव मेहरा ने क्रिस्टल स्केल के अवतार एंडरफा की मदद प्राप्त करने से पहले हेवन एनलाइटनिंग प्लेन में सिल्वर ड्रैगन ब्लड के साथ विलय कर लिया था, ताकि 10वीं मैजिक एरे बनाई जा सके। इस चाल का उपयोग करके हाई मैच दायरे में प्रवेश किया जा सके। ये कहा जा सकता है कि आरव मेहरा नोसेंट के इतिहास में सबसे अजीबोगरीब हाई मैच थे। जब महान जादूगर हाई मैच दायरे में आगे बढ़े तो उनकी सबसे बड़ी बाधा 9 मैजिक कंडक्टिंग रूनों को एक साथ मिलाना था। उस बिंदु से वे वास्तव में अपने मैजिक कंडक्टिंग रून को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, और चाहे वह उनकी शक्ति हो या योग्यता, वे असाधारण प्रगति दिखाएंगे। लेकिन आरव मेहरा, भले ही वह हाई मैच दायरे में कदम रख चुका हो, लेकिन उसके मैजिक एरे का विलय होना अभी बाकी था। इसका ये भी मतलब था कि मैजिक एरे की शक्ति और क्षमता में अभी असामान्य प्रगति नहीं हुई थी। यह आरव मेहरा के भविष्य के मैजिक पथ को भी प्रभावित कर सकता है। मैजिक एरे के विलय न होने का मतलब था कि आरव मेहरा अभी हाई मैच दायरे में प्रगति नहीं कर सकता था। यदि प्रथम श्रेणी का हाई मैच बनना उसकी स्वाभाविक सीमा थी, तो भले ही उसके पास असाधारण भाग्यशाली मुठभेड़ें हों, वह अधिक से अधिक चौथे रैंक के हाई मैच के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। 5वां रैंक हमेशा के लिए उसकी नज़र से ओझल हो जाएगा। इससे भी अधिक भयावह यह था कि मैजिक एरे की शक्ति और जटिलता के कारण ये मैजिक कंडक्टिंग रून विलय करने में सबसे कठिन था। आरव मेहरा का एकमात्र सुराग मेहरा परिवार का वह सदस्य था जो कुछ 100 साल बाद का था। उस व्यक्ति के पास भी जादू की सरणी थी और वह उस मुश्किल समस्या को हल करने में कामयाब रहा जिसे ज्यादातर लोग हल नहीं कर सकते थे। वह पैतृक भूमि पर गया और जादू की सरणी के साथ बाहर आया, तुरंत एक उच्च जादूगर बन गया। 20 साल बाद वह आर्कमेज दायरे में पहुंच गया। आरव मेहरा को लगा कि चाबी पैतृक भूमि में थी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पैतृक भूमि आरव मेहरा के लिए जरूरी थी। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। एल्डर काउंसिल के वे बूढ़े लोग ऐसे ही हैं, उनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा लालची और जिद्दी है। वे जोर देते हैं कि आपने परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया है और आप पैतृक भूमि में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि वे उस नेदर आयरन वेन पर नजर गड़ाए हुए हैं। नेदर आयरन वेन असंभव है, लेकिन मैं उन्हें कुछ लाभ दे सकता हूँ, आरव मेहरा ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। नेदर आयरन वेन बोन प्लेन में थी। इसे मेहरा परिवार जैसी ताकत को देना उन्हें पूरा बोन प्लेन देने के समान था। आरव मेहरा ऐसी शर्त पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन उन्हें कुछ लाभ देना ठीक था ताकि वे अपनी जरूरत की चीजों तक पहुंच सकें। आखिरकार मेहरा परिवार की पैतृक भूमि के भीतर के रहस्य आरव मेहरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, संभवतः उनके भविष्य के जादुई मार्ग को भी निर्धारित कर रहे थे। तुलना में कुछ रियायतें क्या थीं, लेकिन विलियम ने आरव मेहरा की बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया। ये बेकार है चचेरे भाई, मैंने इन बूढ़े लोगों से पहले ही कह दिया था कि जब तक वे तुम्हें मेहरा परिवार की पैतृक भूमि में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देते हैं, तुम गिल्डेड रोज के कुछ शेयर हस्तांतरित कर सकते हो और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद के रूप में एक अच्छी राशि दे सकते हो। लेकिन अनुमान लगाओ कि उन्होंने क्या कहा। क्या? हाँ, इन बूढ़े लोगों को पैसे में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें शेयरों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उनकी नज़र में 1000 साल सिटी की एक कीमिया की दुकान मेहरा परिवार को लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि कुछ घृणित पुराने जीवाश्म भी थे जो तिरस्कारपूर्वक कहते थे कि यदि तुम उस नेदर आयरन वेन को नहीं निकाल सकते तो पैतृक भूमि में प्रवेश करना तो दूर, वे तुम्हें मेहरा परिवार में लौटने से भी रोक देंगे। ओह, आरव मेहरा मुस्कुराए और उन्होंने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। और मेरे परदादा के बारे में क्या?
आरव मेहरा ने जिस परदादा का जिक्र किया वह इस पीढ़ी के कुलपिता थे। वह राजीव मेहरा के दादा लोकेश मेहरा के चाचा के छोटे भाई थे। ये वही कुलपिता थे जिन्होंने विलियम से कहा था कि वह ऐसा करें कि आरव मेहरा मेहरा परिवार में वापस आ जाए। आरव मेहरा को सहमत करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए। आरव मेहरा के लिए ये वादे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे और एकमात्र महत्वपूर्ण बात वास्तव में मुद्दों में उलझना था। यह ऐसी चीज थी जिसे आरव मेहरा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते थे। अध्याय 270 कुलपति हमेशा से तुम्हारा समर्थन करते रहे हैं, लेकिन मेहरा परिवार के नियम ऐसे ही हैं। एल्डर काउंसिल के पास बहुत शक्ति है। विलियम अचानक रुका, फिर बोला, मुझे भी लगा कि कोई गुप्त रूप से एल्डर काउंसिल को प्रभावित कर रहा है, अन्यथा वे तुम्हारे खिलाफ इतने एकजुट कैसे हो सकते हैं। ये बूढ़े लोग कुछ दर्जन स्वर्णों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। आरव मेहरा की भौहें और गहरी हो गईं। अगर कोई सच में एल्डर काउंसिल को प्रभावित कर रहा होता तो ये परेशानी वाली बात होती। उसे ओकलैंड पहुंचने पर उस व्यक्ति से बात करनी होगी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। गिल्डेड रोज की दौलत ने कुछ लोगों को बहुत लालची बना दिया है। हाँ, आरव मेहरा मुस्कुराया और विषय बदल दिया। ठीक है, चलो इसे एक तरफ रख देते हैं। आपके अल्केमिक मैना वर्लपूल के साथ विलय कैसा है? ऑकलैंड लौटने के 2 दिन बाद मैंने इसके साथ विलय पूरा कर लिया और वापस आते समय मैंने अपना समय 2 गुना मैना पाने के लिए खुद को ढलने में बिताया। यह अभी भी थोड़ा अजीब लगता है। यह अच्छा है, मैं आपको अल्केमिक मैना वर्लपूल के साथ पूरी तरह से समायोजित होने के लिए 3 दिन देता हूँ। 3 दिनों में हम ओकलैंड जा रहे हैं। ठीक है। 3 दिन बाद आरव मेहरा ने अपीलिंग सोल सॉन्ग जेम की प्रोसेसिंग पूरी कर ली और इस स्पिरिचुअल मैजिक टूल को ईविल पनिशिंग पेंडेंट नाम दिया। उसी समय हेवन रैंक पपेट का नवीनीकरण किया गया था। स्वाभाविक रूप से नवीनीकरण एक वास्तविक मरम्मत नहीं थी। हेवन रैंक पपेट एक हेवन मैच के बराबर अस्तित्व था, जिसका मतलब था कि यह एक उत्कृष्ट कीमिया उपलब्धि थी। यह एक चमत्कार होगा अगर कोई कारीगर इसे आसानी से मरम्मत कर सके। आरव मेहरा जैसे मास्टर अल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि नोलन, जो कारीगर क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था, या भविष्य के संत अल्केमिस्ट ओसुल, उस कठपुतली के सामने आहें भरते और सिर हिलाते थे। वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां बहुत कम लोग पहुंच सकते थे। इसके अलावा आरव मेहरा कठपुतली की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए भी आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ एक लड़ाई प्रणाली सेट के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेटोर गोल्ड दुर्लभ और महंगा था। आरव मेहरा ने गणना की कि यदि वह कठपुतली की लड़ाई प्रणाली का पुनर्निर्माण करना चाहता है तो उसे 30-10,000 स्पेल व्हील बनाने के लिए पर्याप्त लेटोर गोल्ड एसेंस की आवश्यकता होगी। इस राशि के बारे में सुनकर ही कोई भी सुन्न हो जाएगा। आरव मेहरा का तथाकथित नवीनीकरण केवल साधारण कठपुतलियों पर आधारित था। उपयोग की गई सभी सामग्रियां और तकनीकें स्वर्ग रैंक कठपुतली की आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर थीं। आरव मेहरा ने जो किया उसकी तुलना स्वर्ग रैंक कठपुतली को एक साधारण कठपुतली के खोल में लपेटने से की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत असाधारण थी। आखिरकार एक साधारण कठपुतली की यह यांत्रिक प्रणाली स्वर्ग रैंक कठपुतली से जुड़ी हुई थी। इसकी थोड़ी सी ताकत उधार लेना ही इस कठपुतली की शक्ति को एक भयानक स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि कठपुतली की शक्ति एक तलवार संत के करीब थी, और जैसे जैसे वह कठपुतली पर काम करता गया आरव मेहरा ने कुछ चीजें सीखीं। हालांकि वह इसे अपनी पूरी ताकत तक वापस नहीं ला सका, लेकिन वह इसे कुछ हद तक वापस पाने में पूरी तरह से असमर्थ भी नहीं था। लेकिन ये तरीका थोड़ा बेवकूफ़ी भरा था। उसे बड़ी संख्या में दुर्लभ भागों को इकट्ठा करना था। जितने अधिक शक्तिशाली भाग होंगे उतनी ही अधिक शक्ति यह स्वर्ग रैंक कठपुतली पुनः प्राप्त कर सकेगी। सिद्धांत रूप में यदि उसे पर्याप्त दुर्लभ भाग मिल जाएं तो वह इसकी शक्ति को इसके मूल के असीम रूप से करीब लाने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से ये केवल सिद्धांत था। इन दुर्लभ भागों के स्रोत के लिए आरव मेहरा के दिमाग में पहले से ही एक जगह थी। यह अफवाह थी कि गौगास की गहराई में एक प्लेनर पथ था जिसे कभी खोजा नहीं गया था। उस प्लेनर पथ के अंत में एक बेहद अजीब दुनिया थी। उस दुनिया में कोई जीवन नहीं था, केवल कठपुतलियां थीं, कठपुतलियों की दुनिया। आरव मेहरा का मानना था कि जब तक वह उस प्लेनर पथ को खोज लेगा वह पर्याप्त दुर्लभ भागों को खोजने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से शर्त यह थी कि जितनी जल्दी हो सके अपने 10 मैजिक एरे को मर्ज करके अपने मैजिक पथ में बाधा को दूर करे, अन्यथा वह कभी भी 5वीं रैंक का हाई मैज नहीं बन पाएगा, और अगर वह उस कठपुतली विमान को पा भी लेता है तो भी वह उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। जाने से पहले आरव मेहरा सोलोमन को वह औषधि देने के लिए सेज टॉवर गया जिसे उसने कुछ रातें परिष्कृत करने में बिताई थीं। निश्चिंत रहें, मैं मोंची परिवार पर नजर रखने में आपकी मदद कर सकता हूं। सोलोमन के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आरव मेहरा ने ज़्यूबन और विलियम को अपने साथ लिया और उत्तर की ओर बढ़ने से पहले 4 सीजन्स कैन्यन से गुजरा। वे कुछ दिनों के बाद ओकलैंड पहुंच गए। ओकलैंड का निर्माण तीसरे राजवंश के शुरुआती दिनों में हुआ था, जब वह महान साम्राज्य अभी उभर रहा था। इसे अंदर और बाहर दोनों जगह एक गड़बड़ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेसर राजवंश की छाया साम्राज्य को ढक रही थी और हत्या और युद्ध साम्राज्य के हर कोने को कवर कर रहे थे। गौगास बैटलमेज ने उत्तरी सीमा की रक्षा की, उनके पीछे ओकलैंड था। उस समय ओकलैंड 5 रणनीतिक सैन्य शहरों में से एक था, और आज भी
अनगिनत वर्षों बाद युद्ध किले की छाया अभी भी शहर की दीवार से देखी जा सकती है, लेकिन खून और आग से नहाए उस युद्ध किले की तुलना में आज का ओकलैंड बहुत ज्यादा शोरगुल वाला और संपन्न था। जब आरव मेहरा ड्रेकोनिक बीस्टमैन और विलियम को लेकर गए तो उन्हें इस जगह और थाउजेंड सल सिटी के बीच का अंतर साफ साफ महसूस हुआ। ये ड्रैगन स्ट्रीट है, ओकलैंड का सबसे संपन्न क्षेत्र। यहाँ सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा दुकानें और सबसे ज्यादा चोर हैं। हमारे सामने ओकलैंड का भाड़े का गिल्ड है। हमेशा भाड़े के सैनिक उस जगह में आते जाते रहते हैं। हर दिन काटे जाने वाले जादुई सामान से गिल्डेड रोज की 50 गुना पूर्ति हो सकती है। बगल में ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस है, जो हर 3 महीने में कैडिगर से भी बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करता है। एंडलूसा के सभी धनी व्यापारी और प्रभावशाली लोग यहाँ आते थे। मैंने सुना है कि ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ उच्चपदस्थ सदस्य हमेशा यहाँ आते रहते हैं। चचेरे भाई, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। विलियम ने एक गाइड की भूमिका निभाई और 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी फॉलन स्टार झील के बगल में एक जागीर के गेट पर पहुंचने से पहले ओकलैंड के सभी इलाकों को पार कर गई। ये मेहरा परिवार की संपत्ति है। आमतौर पर केवल परिवार से सीधे जुड़े लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखो, विलियम ने फॉलन स्टार झील के दूर किनारे पर दर्जनों टावरों की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ ऊंचे थे जबकि कुछ छोटे, और उन्हें एक अजीब क्रम में व्यवस्थित किया गया था। यह ओकलैंड मैजिक स्कूल है। हम इसे किसी और दिन देख सकते हैं। आरव मेहरा को ओकलैंड मैजिक स्कूल में कुछ दिलचस्पी थी, भले ही वह रेमंड से मिलने के लिए ही क्यों ना हो। अगर वह नहीं था तो उसे पावे से क्या कहना चाहिए था। यह अगले कुछ दिनों में संभव नहीं हो सकता है। मैंने सुना है कि ओकलैंड मैजिक स्कूल अपने ग्रेजुएशन ट्रायल की व्यवस्था कर रहा है। अभी उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। ग्रेजुएशन ट्रायल? हाँ, ओकलैंड मैजिक स्कूल के छात्र जो अपना डिप्लोमा चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएशन ट्रायल से गुजरना पड़ता है। ट्रायल की विषय वस्तु के लिए ये हर साल बदलता है। पिछले साल उन्हें जादुई जानवरों को मारने के लिए कोल्ड विंड माउंटेन जाना पड़ा था, और उससे पहले के साल में उन्हें गोगास फ्रंटियर पर जादुई जानवरों का शिकार करना पड़ा था। पिछला साल और भी बुरा था। मैंने सुना है कि उन्होंने ट्रायल फील्ड में थंडर बीस्ट को रखा था। अंत में 8 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने थोड़ा सोचा और याद आया कि रेमंड को इस साल ग्रेजुएट होना था। उसने सोचा कि इस साल ट्रायल क्या होगा। पहले अंदर चलते हैं। पैट्रियार्क ने मुझसे कहा था कि एक बार जब तुम पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें पहले उसके पास ले जाऊंगा। जरूर। तीनों के समूह के मेहरा फैमिली मैनर में प्रवेश करने के बाद उन्हें विलियम के नेतृत्व में आराम करने के लिए एक जगह मिल गई। आरव मेहरा और विलियम फिर श्यूबर्न को पीछे छोड़कर वर्तमान कुलपति राजीव मेहरा के परदादा और जुड मेहरा के छोटे भाई ऑफरान मेहरा से मिलने गए। मेहरा की संपत्ति बहुत बड़ी थी। लोकेश मेहरा द्वारा छोड़ा गया घर भी इसकी तुलना में नहीं था। यहाँ तक कि मोंची की सहस्राब्दी जागीर भी तुलना करने के लिए बहुत शर्मनाक थी। ये जगह एक छोटे शहर की तरह थी। आरव मेहरा और विलियम आधे घंटे तक चले और फिर वे जागीर के दक्षिणी हिस्से में एक आंगन में पहुंच गए। ये मेहरा परिवार का आधिकारिक स्वागत कक्ष है। विलियम ने एक पत्थर के टॉवर की ओर इशारा किया जो 3 मंजिल ऊंचा था। वयोवृद्ध परिषद हर महीने वहां बैठक करती है। कुलपति आमतौर पर 3री मंजिल पर मेहमानों को प्राप्त करते हैं और वहां आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। दोनों आंगन में प्रवेश कर गए और पत्थर के टॉवर में जाने ही वाले थे कि कोई उसमें से बाहर आया। अगर यह चचेरा भाई विलियम नहीं है। जिस व्यक्ति से वे मिले उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था जिसके कफ पर चांदी की रेखा थी। वह 30 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था और पहले से ही एक महान जादूगर था। वह भी कुछ हद तक विलियम जैसा ही दिख रहा था, लेकिन वह बहुत ज्यादा पीला था और उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और उन पर गहरे भारी घेरे थे। ऐसा शराब और महिलाओं के नशे में खुद को खो देने के कारण हुआ होगा। उसका शरीर पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जेसन, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। विलियम उस बड़े चचेरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। उस व्यक्ति को देखते ही उसके चेहरे पर घृणा उभर आई। हाँ, चचेरे भाई विलियम, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। तुम इतने व्यस्त कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे पास अपने चचेरे भाई से बात करने का भी समय नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में कुछ बड़ा किया है और पूरी एल्डर काउंसिल भड़क गई है। क्या विलियम, इतने लंबे समय तक थाउजेंड सल सिटी में रहने के बाद तुम भूल गए कि तुम्हारा नाम मेहरा है? तुम्हें लगता है कि कोई भी पैतृक भूमि में प्रवेश कर सकता है? इस जेसन से शराब की बदबू आ रही थी जिससे विलियम और आरव मेहरा को अपनी नाक ढकनी पड़ी। फिर भी वह बात करते हुए ध्यान नहीं दे रहा था या परवाह नहीं कर रहा था। ओह ठीक है, तुम्हारे बगल में वह बच्चा थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या वह तुम्हारा नया अनुयायी है? नौकर, वह इतना असभ्य कैसे हो सकता है कि वह अपना अभिवादन भी न करे?